गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी का पार्ट 2 ततारा वामिरो। ठीक है, ततारा वामिरो इस पाठ के लेखक है लीलाधर मंडलोई। पाठ को पढ़ने से पहले हम लीलाधर मंडलोई के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जन्म 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई। अब यहाँ लीलाधर मंडलोई, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है कि वे छिंदवाड़ा में जन्मे थे। रचनाएं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। अर्थात इस पाठ में लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी रचनाएं छत्तीसगढ़ अंचल की बोली, मिठास और जनजीवन का सजीव चित्रण करती है। इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि ततारा वामिरो की जो कथा है वह एक छोटे से द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। ठीक है, और उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुकी थी। मतलब जो पाठ में बताया गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह 2 खंडों में बट गया, अंडमान अलग निकोबार अलग। तो इस पाठ में उसी चीज़ को बताया गया है और एक युगल के आत्म बलिदान के कारण फिर वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जाना गया। ठीक है, तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। ततारा वामिरो की कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप, जिसे लिटिल अंडमान कहा जाता है। अंडमान दिया है लेकिन अंडमान भी बोल सकते हैं। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे बताया गया कि निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर यानी 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार यानी बहुत अच्छा लड़का और सबका सहायता करने वाला व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह हमेशा चर्चा में रहता था। सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण मतलब याद करते थे और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता था। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। दूसरे गांव के लोग भी उसे आमंत्रित करते थे। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। मतलब उसके व्यवहार के कारण लोग उससे जुड़ना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवी शक्ति थी। लोगों का कहना था कि उस लकड़ी के छोटे से तलवार में भी बहुत शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति को मानने लगे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी ब्यारें आ रही थी। मतलब समुद्र से, एक समय की बात है कि सूरज समुद्र से लगे यानी सूरज डूबने को था और समुद्र से ठंडी ब्यारें मतलब हवा चल रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे सने सने क्षीण होने को थी। धीरे धीरे पक्षियों की चहचहाट बंद होने लगी थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा।
देखने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। अब उसे एक गीत सुनाई देती है। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई दे रहा था उसे। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपना शुद्ध बुद्ध, यानी वह क्या हो गया, मतलब अपने आप को भूल गया। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। लहरों के आवाज़ ने उसकी जो एक एकाग्रता थी उसे भंग कर दी। चैतन्य होती वह उधर बढ़ने को विवश उठा जिधर से आवाज़ आ रही थी। वह विकल सा उस तरफ बढ़ा और अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी तो ढलती हुई शाम के सौंदर्य से बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। अब वह जो लड़की थी वह एक श्रृंगार गीत गा रही थी। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं कि जब लड़की जो है उस अजनबी व्यक्ति को देखती है तो वह अपना गाना भूल जाती है। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपनी कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। अब वह जो युवक यानी ततारा उसे पुकारता है, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। वह उसे प्रश्न करता है कि तुमने अचानक से गाना बंद क्यों कर दिया। ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। ततारा विनम्र ढंग से कहा, आप अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित होगी, यानी आश्चर्यचकित होगी। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी यानी गुस्से से जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। अब वह कहती है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों घूर रहे हो, और इस प्रकार का प्रश्न पूछने का कारण। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ। तो वह कहती है कि किसी और गांव के अलावा, मतलब अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक को मैं प्रश्न देने के लिए बाध्य हूँ नहीं हूँ, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। अब युवती कहती कि यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं था। सच बताओ तुम कौन हो। लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। अब वह युवती बोलती है कि मैंने तुम्हें लपाती गांव में कभी नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय किया, तुमने गाना क्यों रोक दिया। ततारा सिर्फ उसी सुध में था कि वह गाना क्यों रोक दी, गाना क्यों रोक दिए, बाकी उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ, आखिर क्यों। तो वह युवती गुस्से से बोलती कि ढीठता यानी अजीब ढीठ व्यक्ति हो तुम। जब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो, तुम बताना छोड़ के गीत गाओ कर रहे हो। क्या तुम्हें गांव के नियम मालूम नहीं। इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। वह गिड़गिड़ाता है, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित, यानी युवती को वह देख रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामिरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उस युवती का नाम क्या था, वामिरो। वाह कितना सुंदर नाम। कल भी आओगी ना यहाँ, ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो एकदम याचना के साथ मांगते, तो उसी भाव से ततारा भी वामिरो से पूछता है। नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरो ने अनमस्यतापूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध दौड़ पड़ी। फिर उसने कहा कि अनमस्यता का मतलब कहा जा सकता है। फिर वह ना के बराबर कहने लगी और दौड़ते हुए चली गई। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामिरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जाऊंगा मतलब राह देखूंगा। जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करी। अब वामिरो भी घर पहुंचने के बाद ततारा के बारे में ही सोचने लगी। उसके भीतर ततारा के मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी।
ठीक है। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। अर्थात उस युवती के मन में भी ततारा की ही बात चल रही थी, तो वह अपने मन को किसी और दिशा में मोड़ने को प्रयास करने लगी। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। अब उसकी कल्पना में, यानी उस वामिरो की कल्पना में ततारा जो है एक साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही, किंतु एक दूसरे गांव के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतः उसने उसे भूल जाने का श्रेयस्कर समझा। अब वह युवती के गांव यानी वामिरों के गांव में यह था कि दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध बनाना अनुचित है। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निनिमेष याचक की तरह। ठीक है, निनिमेष मतलब एक टक याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे, यानी दोनों के हृदय में व्यथा थी, पीड़ा थी। किसी तरह आँच रही तो एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। किसी प्रकार वह दिन गुजरा, शाम की प्रतीक्षा हुई। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसी पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। अब वह लपाती यानी उस वामिरो की गांव में पहुंच जाता है। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह ततारा को भारी लगने लगा। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो ना आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षा में था। बस आस की उसके मन में एक आशा की किरण थी, जो समुद्र की देह पर, समुद्र के शरीर पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती गांव की ओर देख रहा था। सहसा नारियल के झुरमुटों में से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। ततारा बहुत खुश हुआ, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। सचमुच में वह कौन थी? वामिरो थी, और वह जैसे वह घबराहट में थी, वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि यानी चारों तरफ देख रही थी, कोई उसे देख तो नहीं रहा है। ठीक है, कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, अर्थात दोनों एक दूसरे से बिना बात किए कुछ देर तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। वामिरो क्या होती है? उसे सचेत होती है, मतलब उसे हलचल पता चलता है लोगों के आने का, तो वह अपने घर की ओर दौड़ती है। लेकिन ततारा वहीं खड़ा रहता है, वो बिल्कुल शांत, उसके पास कोई शब्द नहीं रहते हैं। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष का मतलब होता है एकटक निहारते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा था। उनके अंदर जो समर्पण की भावना थी वो बहुत गहरी थी। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भाप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। अर्थात ये ततारा और वामिरो की जो बातें हैं वो चारों तरफ गांव में फैल गई। वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध असंभव था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास किए गए, परंतु सभी असफल थे। कुछ समय बाद पासा गांव में एक पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्टपुष्ट पशुओं को प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। शाम में सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक यानी थोड़ा सा भी ना था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने लगी। ठीक है, नारियल के झुंड एक पेड़ के पीछे से जैसे उसे कोई झांकता हुआ महसूस हुआ। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की तो वह कौन थी? वामिरो थी। भयवश सामने जाने में झिझक रही थी, मतलब उसे डर था कि कोई उसे देख ना ले। उसकी आंखें तरल थी, होठ काँप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी, यानी जोर से रोने लगी। ततारा विहल हो गया। ततारा भी क्या हो गया, उसके रोने को देखकर उसका मन भी अच्छा नहीं लग रहा था। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार
ऊंची हो रही थी। ततारा किम कर्तव्य विमूढ़ था, मतलब वह अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था। वामिरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला मतलब गुस्सा हो गई, अत्यधिक क्रोधित हो गई। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरों की मां क्रोध में उफन उठी, यानी क्रोध में बहुत अधिक बढ़ गई थी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। यह ततारा के लिए क्या था? असहनीय था। वामिरों अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे वहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, यानी ततारा को उस परंपरा पर गुस्सा था कि ये कैसी परंपरा है। वामिरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए था। अनायास उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था, अर्थात उसका गुस्सा अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा, मतलब चारों ओर एक सन्नाटा सा छा गया। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। अब उसे कोई राह नहीं दिखी तो उसने उस तलवार को उठाया और धरती की गोद में घोंप दिया। ताकत से उसे खींचने लगा। फिर घोंपने के बाद वह उसे खींचने लगा। वह हाँफ रहा था। खींचते खींचते वह बहुत दूर तक चला गया और हाँफते रहा। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी और एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी। और लकीर की सीध में धरती क्या हो रही थी? फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो गए, यानी सभी भय से डरने लगे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। वे सिहर उठे, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख जो है मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, यानी दोनों अलग अलग तरफ हो गए थे। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप क्या हो गया? दो टुकड़ों में बट गया। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप कहाँ समुद्र में धंसने लगा। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ क्या हो गई? ढीली हो गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर आई थी, वामिरो वामिरो वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा ततारा कर पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान, यानी ततारा जो है खून से लथपथ हो गया था। वह अचेत होने लगा, यानी उसकी चेतना नष्ट होने लगी। कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। अब यहाँ बताया गया है कि वह ऐसे भूखंड से जुड़ा था जो समुद्र से एकदम जुड़ा हुआ था और वह नीचे की ओर धंस रहा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो क्या हो गई? उसके प्यार में पागल हो गई और वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग ना मिल सका। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। इस पाठ के माध्यम से बताया गया कि ततारा वामिरो के बलिदान के कारण ही कि अंडमान निकोबार दोनों द्वीप समूह आपस में मिले। ठीक है, इस पार्ट में ततारा वामिरो कहाँ की कथा है? ततारा वामिरो अंडमान निकोबार की कथा है। वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई थी? वामिरो अपना गाना इसलिए भूल गई थी, वह अचानक से एक युवक को देखकर अपना गाना भूल जाती है। ततारा ने वामिरो से क्या याचना की? ततारा ने वामिरो से गाना पूरा करने की याचना की। ततारा और वामिरो के गांव की क्या रीति थी? ततारा और वामिरो की गांव की रीति थी कि उसी गांव के में ही विवाह का परंपरा, यानी कि विवाह किया जाए, दूसरे गांव के युवक से विवाह ना हो। क्रोध में ततारा ने क्या किया? क्रोध में ततारा ने तलवार निकाल के धरती में घोंपा और उस तलवार को खींचने लगा। तो खींचने से
धरती जो है 2 भूखंडों में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।